हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम करेंगे डस्ट ऑफ स्नो के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, शॉर्ट एंड लॉन्ग। इसे लास्ट वीडियो में हमने अ लेटर टू गॉड के क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं 2 पार्ट्स में। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ पर जाकर उसको चेक कर सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ डस्ट ऑफ स्नो? व्हाट डज द पोएट से हैज़ चेंज्ड हिज मूड? हाउ हैज़ द पोएट्स मूड चेंज्ड? सबसे पहले हमें बताना है कि डस्ट ऑफ स्नो क्या है और व्हाट डज द पोएट से, और पोएट ने क्या बोला कि उसका मूड चेंज हुआ है, किस चीज़ से और कैसे उसका मूड चेंज हुआ है। डस्ट ऑफ स्नो मीन्स पाउडर्ड स्नो और स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो का मतलब है कि या तो पाउडर्ड फॉर्म में स्नो है या फिर छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं स्नो के। द पोएट एक्सप्लेन्स दैट अ स्प्रिंकल ऑफ डस्ट ऑफ स्नो over him caused by a crow's sudden flight from a hemlock tree changed his mood. पोएट कहता है कि जब हेमलॉक ट्री के ऊपर से क्रो जो है सडनली उड़ता है तो स्नो का एक डस्ट यानी उसका स्प्रिंकल होकर वो उसके ऊपर गिर जाता है, जिसकी वजह से उसका मूड चेंज हो जाता है। In fact, it was the suddenness of this contact with nature that shook him out of his gloomy and pensive mood and set in some joy and cheerfulness. तो वो बोलता है कि ये नेचर का ही उसके साथ कांटेक्ट होता है जो कि उसका मूड जो है एकदम से चीयरफुल और जॉय में चेंज हो जाता है, जो पहले की सैड और ग्लूमी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इम्पॉर्टेंट रहेगा ये आपका क्वेश्चन बिकॉज इट्स अ टेक्सचुअल क्वेश्चन। What are the birds that are usually named in poems? Do you think a crow is often mentioned in poems? What images come to your mind when you think of a crow? जैसे कि हमसे पोएट ने ये पूछा है कि क्रो के बारे में आपने कभी किसी पोएम में सुना है, और जब भी क्रो का जिक्र आता है तो हमारे जो मतलब हम ऐसा सोचते हैं क्रो को एक अच्छा नहीं माना जाता, उसको एक बैड ओमेन माना जाता है। लेकिन इस पोएम में हमने क्रो के बारे में सुना भी और उससे हमें कुछ पॉजिटिविटी ही देखने को मिली। हालांकि क्रो को एक नेगेटिव सेंस में लिया जाता है। अब हम इसको जो है देखते हैं आंसर में क्या लिखा है। द बर्ड्स यूजुअली मैंशनड इन दिस पोएम इन पोएम्स आर पीकॉक्स, पैरट्स, लार्क्स, नाइटिंगेल्स, कुकू, स्काई लार्क्स। जब भी हम पोएम पढ़ते हैं तो उसके अंदर हमें पीकॉक का जिक्र होता है, नाइटिंगेल्स जो रात को नाइटिंगेल्स होते हैं, कुकूज जिसकी आवाज़ इतनी मीठी होती है। तो हमेशा अच्छी बर्ड्स के बारे में ही हमने सुना है, विच आर एसोसिएटेड विद लव, गुड लक, ब्यूटी एंड मेलोडियस सिंगिंग, जो गुड लक लेकर आती हैं, सुंदर होती हैं या वो अच्छा गाती हैं। अ क्रो हार्डली एवर फाइंड्स अ प्लेस इन पोइट्री, लेकिन क्रो को कभी ऐसा कोई प्लेस नहीं मिला पोइट्री में, बिकॉज द क्रो इज़ नीदर अ स्वीट सिंगिंग, ना ही तो वो अच्छा गाना गाती है ना ही वो एक गुड लुकिंग बर्ड है। Moreover, it is considered to be inauspicious or a bad omen. मैंने आपको बताया था ना कि उसको हम bad omen या inauspicious यानी अशुभ में मानते हैं। The images evoked by a crow are of harshness and cunningness. और क्रो के ऊपर मतलब उसकी एक ऐसी इमेज बनी हुई है कि वो बहुत ही कनिंग होता है और बहुत हार्श उससे देखा जाता है। Here the image goes well with the sad and dejected mood of the poet. तो यहाँ पर जो है जो क्रो की जो हमारे मन में पहले से छवि होती है उससे उसका मूड जो ऑलरेडी होता है वो तो जस्टिफाई होता है, लेकिन उसी बर्ड की वजह से उसका मूड अच्छा भी हो जाता है। हम उस बात को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अभी हम इसको यहीं छोड़ते हैं क्योंकि पूरी पोएम ही इसके ऊपर है। मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन पोएम की दी हुई है, आपको अगर देखना है तो आप जाकर चेक कर सकते हैं। आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा बिकॉज इट्स अ टेक्सचुअल क्वेश्चन। व्हाट इज़ अ हेमलॉक ट्री? अब हेमलॉक ट्री क्या है? वाई डजंट द पोएट राइट अबाउट अ मोर ब्यूटिफुल ट्री सच एज मेपल और एन ओक और अ पाइन? अभी हमने क्रो का पढ़ा कि क्रो को क्यों आपने कब यूज़ किया है इसमें और कभी किसी पोएम में देखा है या नहीं। अब यहाँ पर पूछा गया कि हेमलॉक ट्री क्या है और क्या मतलब कोई और ट्री भी तो यूज़ कर सकता था पोएट, जैसे मैपल हो गया, ओक का ट्री हो गया, पाइन का ट्री हो गया, उसने हेमलॉक ट्री को ही क्यों? क्योंकि हेमलॉक एक पॉइजनस ट्री है ना। अ हेमलॉक ट्री इज़ अ पॉइजनस ट्री विद वाइट फ्लावर्स। एक पॉइजनस ट्री है जिसके ऊपर वाइट फ्लावर्स लगते हैं।
द पोइट हैड डेलिबरेटली ड्रॉप्ड ब्यूटीफुल ट्रीज लाइक मैपल, ओक और पाइन, और जो पोइट है उसने जो है मैपल, ओक और पाइन ट्री को यूज़ नहीं किया, बिकॉज ही वॉन्ट्स द इमेजरी टू प्रेजेंट हिज सोरो स्ट्रिकन एंड डिप्रेस्ड माइंड वेल, क्योंकि वो जो है हमारी इमेजिनेशन में एक डिप्रेस्ड माइंड, एक सोरो, दुख से भरा हुआ वो एक इमेज हमारे माइंड में लाना चाहता था ताकि हम उसको अच्छे से विजुअलाइज कर सकें. बट द सेम ट्री बिकम्स एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंज फ्रॉम सैडनेस टू हैप्पीनेस इन द पोएट्स माइंड. लेकिन उसी ट्री की वजह से सैडनेस से हैप्पीनेस में मूड चेंज हो जाता है पोएट का. द पोएट वॉन्ट्स टू एम्फेसाइज दैट एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर, इवन अ पॉइजनस ट्री, कैन बी हेल्पफुल इन ब्रिंगिंग अबाउट प्लेजर. सो पोएट हमें ये बताना चाहता है कि नेचर का हर एक ऑब्जेक्ट, इवन अ पॉइजनस ट्री भी जो है हमें खुशी दे सकता है. सो ये था आपका क्वेश्चन. आप इन क्वेश्चंस को या तो स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर नोट डाउन कर लेना, और आप अगर यही मटेरियल अपने आंसर में लिख कर आओगे पेपर में तो आपको, आई एम श्योर कि आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे. और अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. वट डू द क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट, जॉय और सोरो? वट डज द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो शेक्स ऑफ अ हेमलॉक ट्री स्टैंड फॉर? अगेन इट्स अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज इट्स अ टेक्सचुअल क्वेश्चन. सो अब इसमें उसने पूछा है कि क्रो और हेमलॉक क्या रिप्रेजेंट करते हैं, जॉय और सोरो. व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो? अब डस्ट ऑफ स्नो जो है उसने क्रो को शेक्स किया, तो फिर वहाँ पर कैसे हेमलॉक ट्री स्टैंड करता है उसके लिए, मतलब जो हेमलॉक ट्री डस्ट ऑफ स्नो के लिए कैसे स्टैंड करता है हमें वो बताना है. क्रो विच इज़ अ lackluster bird and hemlock that has poisonous flowers cannot be associated with joy. सो क्रो जो एक बैड ओमेन की तरह माना जाता है और हेमलॉक जो एक पॉइजनस ट्री होता है उसको जो है कैसे एसोसिएट कर सकते हैं हम हैप्पीनेस से. हेंस दे रिप्रेजेंट सोरो, क्योंकि वो तो सोरो यानी दुख रिप्रेजेंट करते हैं. हेयर दे रिप्रेजेंट द सोरो लेडन मूड ऑफ द पोएट. तो यहाँ पर भी उन्होंने पोएट का दुख वाला ही मूड जो है रिप्रेजेंट किया है फर्स्ट पैराग्राफ में. स्नो ऑल्सो स्टैंड्स फॉर हार्डशिप बट देयर इट प्लेज अ कैटालिटिक रोल इन लिफ्टिंग द मूड ऑफ द पोइट. और जो स्नो होती है वो भी एक जो है हार्डशिप यानी हार्ड उससे जो है उसको प्रेजेंट करती है, लेकिन यहाँ पर भी उसने पोएट का मूड जो है अपलिफ्ट कर दिया था. एंड लिबरेटिंग हिज माइंड ऑफ टेंशन एंड डिप्रेशन, इट बिकम सिम्बॉलिक ऑफ द फोर्स ऑफ नेचर. तो ये जो है नेचर के फोर्स ऑफ नेचर को सिम्बॉलिक करता है आपका हेमलॉक ट्री और क्रो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड द क्रो शेक डाउन द डस्ट ऑफ स्नो. अब यही सेम रिपीट स्टोरी हो रही है, तो मैं आपके लिए बस इनको रीड कर दूंगी, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो. तो यहाँ पर है कि जो क्रो था उसने कैसे डस्ट ऑफ स्नो को शेक डाउन यानी उसके ऊपर गिराया. द क्रो शुक डाउन द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम द ब्रांच ऑफ द हेमलॉक ट्री ऑन विच इट वॉज पर्च्ड. एज इट मेड्स अ मूवमेंट ऑफ or flew out of the tree, the snow got displaced and its fine particle fell all over like small grains of dust. तो जो क्रो होता है वो जब पेड़ के ऊपर से उड़कर जा रहा होता है तो वो टहनी जो होती है पेड़ की वो हिलती है और उसके पार्टिकल जो हैं पोएट के ऊपर गिर जाते हैं. What role does the crow play in lifting the spirit of the poet? The crow plays a very significant role in lifting the spirit of the poet by making the dust of snow fall on him. The snow makes the poet have a direct contact with nature which relieves him of all sorrow and uplifts his spirit. The crow in this way may be regarded as a catalyst that makes a change possible. तो अब यहाँ पर बताया गया कि क्रो कैसे एक रोल प्ले करता है पोएट को मूड अपलिफ्ट करने में, उसकी स्पिरिट को खुश करने में. तो वो जो है क्रो बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जब वो उड़ा पेड़ के ऊपर से तभी तो वो डस्ट ऑफ स्नो उसके ऊपर गिरा, तभी तो नेचर का उसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट बन पाया, तभी तो उसका मूड ठीक हुआ. तो इस वे में जो है क्रो जो है पोएट के मूड में एक चेंज ला सका था. अब हम इसके बाद करेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस. लॉन्ग क्वेश्चंस में आपको जो है 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आपके पेपर में, राइट. सो हमने ये अपने शॉर्ट क्वेश्चंस तो कर लिए हैं, अब हम आते हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चंस के ऊपर. सो आपके लॉन्ग क्वेश्चन में है, फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज फ्रोस्ट प्रेजेंट नेचर इन दिस पोएम. हमें बताना है कि फ्रोस्ट ने इस पोएम में नेचर को कैसे प्रेजेंट करा है, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज इसके अंदर आपकी पोएम की मोस्टली
जो थीम है या स्टोरी है वो कवर हो जाएगी, क्योंकि पूरी पोएम ही नेचर को प्रेजेंट कर रही है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये एक टेक्सचुअल क्वेश्चन भी है, तो इसलिए ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अब हम इसका आंसर स्टार्ट करते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ट्रीटमेंट ऑफ नेचर इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो इज अनकन्वेंशनल। Although, like the conventional nature, poets Frost believes that nature provides relief from the sorrow and trouble of the world. So जो रॉबर्ट फ्रोस्ट हैं वो नेचर पोएट हैं, ही इज़ अ पोएट ऑफ नेचर। वैसे ही उन्होंने डस्ट ऑफ स्नो एक अनकन्वेंशनल सा है, क्योंकि कन्वेंशनल नेचर फ्रोस्ट बिलीव करते हैं कि जो नेचर है वो हमें रिलीफ प्रोवाइड करता है दुखों से, परेशानियों से, बट ही डज नॉट प्रेजेंट सम ब्यूटीफुल लैंडस्केप विद ग्रीन ट्रीज और फ्लावर लेडन प्लांट्स। लेकिन इस पोएम में पोएट ने हमें कोई बहुत ब्यूटीफुल सा सीन नहीं बताया जिसके अंदर बहुत सारे फ्लावर्स हैं या कोई लैंडस्केप का सीन है। नो डज ही टॉक अबाउट सम स्वीट सिंगिंग बर्ड्स लाइक अ कुकू, नाइटिंगेल, लार्क, और ना ही इसमें किसी ने कोई स्वीट सिंगिंग बर्ड का जिक्र किया है। ही प्रेजेंट्स अ विंटर लैंडस्केप, यहाँ पर सर्दियों की बात की गई है। अ हेमलॉक ट्री विद पॉइजनस फ्लावर्स ऑल ओवर कवर्ड विद स्नो एंड अ क्रो सिटिंग ऑन इट। उसने इसमें एक हेमलॉक ट्री की बात करी है जो एक पॉइजनस फ्लावर से लदा हुआ है और उसके ऊपर एक क्रो बैठा हुआ है। In fact, the three symbols have been used to present effectively the mental state of the poet. और ये तीनों सिंबल जो हैं पोएट की मेंटल स्टेट को दर्शा रहे हैं। The poet who has been in a depressed and melancholy mood for the whole day happens to pass by near a snow-laden hemlock tree with a crow perched on it. But when the crow shakes down on him some particles of snow, this gentle shower is enough to lift his mood. अब यहाँ पर वही आपकी स्टोरी आ गई है पूरी की। जो पोएट है वो डिप्रेस्ड मूड में बैठा हुआ है, उसके ऊपर एक क्रो है और जब वो उसके ऊपर से उठता है तो उसके ऊपर जो है कुछ डस्ट ऑफ पार्टिकल्स जो है गिर जाते हैं। दिस जेंटल शार इज़ इनफ टू लिफ्ट हिज मूड। इस शार से ही उसका जो है मूड अपलिफ्ट हो जाता है। ही इज़ ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम अ सैड डिजेक्टेड मेंटल स्टेट टू वन ऑफ रिलीफ एंड प्लेजर। और वो सैड मेंटल डिजेक्टेड स्टेट से एक रिलीफ और एक प्लेजर वाले मूड में आ जाता है। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डे इज़ मार्क्ड बाय हैप्पीनेस एंड अ लाइट मूड। और उसके बाद उसका बाकी का सारा दिन जो है बहुत ही लाइट मूड और बहुत ही अच्छा गुजरता है। Therefore, although hemlock tree and crow are not traditionally associated with pleasing emotions, still they being part of nature can be instrumental in imparting happiness. Similarly, snow is symbolic of different times or suffering. अब यहाँ पर वो बोलता है कि हेमलॉक ट्री और क्रो जो है ट्रेडिशनली जो है प्लीजिंग इमोशंस के साथ जो है कनेक्ट नहीं करते हैं। स्टिल दे बीइंग पार्ट ऑफ नेचर, लेकिन वो नेचर के पार्ट हैं, तो वो जो है इंस्ट्रूमेंटल हैप्पीनेस हमें दे सकते हैं। बट सिमिलरली स्नो इज सिम्बॉलिक ऑफ डिफ़िकल्ट टाइम्स ऑफ सफरिंग। और जो स्नो है वो मुश्किल समय की सफरिंग सा सिम्बॉलिक है। बट स्नो कैन ऑल्सो लिबरेट अ पर्सन फ्रॉम द मूड ऑफ सैडनेस। लेकिन इस पोएम में हमें ये बताया गया है कि स्नो भी एक पर्सन को दुखी से खुशी कर दे सकती है। नेचर ऑलवेज प्रोवाइड्स प्लेजर, नेचर तो हमें हमेशा ही प्लेजर देगा। सच इज़ द बॉन्ड बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड नेचर। ऐसा ही बॉन्ड है ह्यूमन बींग्स और नेचर के बीच में, दैट वेन एवर ह्यूमन बींग कम इन टू द लैप ऑफ नेचर, जब जब ह्यूमन बींग जो है नेचर की गोद में आता है, दैट वेन एवर ह्यूमन बींग्स कम इन टू द लैप ऑफ नेचर, मतलब जब जब वो उसकी नेचर की गोद में आता है, दे आर सर्टेनली ब्लेस्ड विद रिलीफ, डिलाइट एंड प्लेजर। वो तब तब रिलीफ, डिलाइट, खुशी और प्लेजर महसूस करता है। तो ये था आपका डस्ट ऑफ स्नो के शॉर्ट क्वेश्चंस एंड एक लॉन्ग क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है, जिसके अंदर मोस्टली सब कुछ कवर हो गया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे बताना, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको कवर करेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी के वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड डू शेयर, लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स प्रिपरेशंस।